गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th फिजिक्स के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं सेलों के संयोजन का। सेलों का संयोजन मतलब हम किसी भी परिपथ में सेल को किस प्रकार से संयोजित करें जिससे हमको बेनिफिट हो और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की। तो सबसे पहले हम परिभाषा पर भी चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में इसकी परिभाषा क्या होगी। तो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा होगा कि दो या दो से अधिक सेलों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल का ऋणात्मक सिरा अपने अगले आने वाले सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। तो श्रेणीक्रम संयोजन को हम इस डायग्राम के माध्यम से शो करने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम क्या बनेगा। तो मान लो n सेल जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, वो श्रेणी क्रम में एक दूसरे से संयोजित किया गया है। श्रेणी क्रम में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक सेल का ऋणात्मक सिरा अपने अगले सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है, जबकि बाह्य परिपथ में एक प्रतिरोध कैपिटल R और कुंजी K संयोजित किया गया है। जैसा कि शुरू में बताया गया है कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल कैपिटल E हो जाएगा, जबकि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो इस स्थिति में जब धारा प्रवाहित होती है, तो यदि मान लेते हैं कि धारा कैपिटल I है, तो धारा किन स्थितियों में अधिकतम धारा प्राप्त होगी और किन स्थितियों में न्यूनतम धारा हमें प्राप्त होगी सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन में। तो देखते हैं, सबसे पहले धारा के लिए व्यंजक निकालने जा रहे हैं। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। तो परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल की बात करें तो चूंकि n सेल जो है वो श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो E प्लस E अप टू डिस्टेंस n बार सेलों को संयोजित किया गया है, इसलिए E प्लस E अप टू डिस्टेंस n बार। तो इसको लिखा जा सकता है n इंटू कैपिटल E। जबकि परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध में भी देखें कि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमने स्मॉल r लिया हुआ है, और चूंकि n सेल है तो आंतरिक प्रतिरोध भी स्मॉल n ही होगा, तो स्मॉल r प्लस r अप टू डिस्टेंस n बार। इसका सीधा मीनिंग n इंटू स्मॉल r। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ के कुल प्रतिरोध की बात की जाए तो परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध प्लस उसका बाह्य प्रतिरोध है। तो आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास है NR प्लस बाह्य प्रतिरोध है हमारे पास कैपिटल R। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हमारे सामने हो जाता है NR प्लस कैपिटल R। अब अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा बराबर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो यहां से परिपथ का कुल धारा कैपिटल I बराबर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल NE अपन कुल प्रतिरोध जो है R प्लस NR। अब हम दो कंडीशंस में इसका स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट, इफ R इज वेरी ग्रेटर देन, यदि R इज वेरी ग्रेटर देन NR हो, तो कहने का मतलब यदि कैपिटल R मीन्स जो बाह्य प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना में बहुत अधिक है, तब क्या होगा। तो उस स्थिति में I इज इक्वल टू NE, चूंकि कैपिटल R इज वेरी ग्रेटर देन NR, तो स्मॉल nr को हमको नगण्य मानने पर कैपिटल R बच रहा है, या इसको लिखा जा सकता है N इंटू E अपन R मीन्स N E जो है एक सेल का विद्युत वाहक बल बटे उसका बाह्य प्रतिरोध। कहने का मतलब विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। तो ये बोल सकते हैं कि एक सेल से प्रवाहित धारा, एक सेल से प्रवाहित धारा। तो अगर हम देखें कि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना में बहुत अधिक है, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा सदैव एक सेल से प्रवाहित धारा के n गुनी होती है। तो इस स्थिति में यह बोला जा सकता है कि इसमें अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। हम दूसरा केस ले लेते हैं, केस सेकेंड। यदि कैपिटल R इज वेरी लेस देन
NR हो तो। अब इस स्थिति में कैपिटल I NE अपन इस स्थिति में बाह्य प्रतिरोध का जो मान है वो आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना में बहुत कम है। इसमें बाह्य प्रतिरोध का मान घट चुका है जबकि आंतरिक प्रतिरोधों का मान अधिक है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे अब कैपिटल R को हमको नगण्य मानना पड़ेगा और हमारे पास बचेगा N इंटू स्मॉल r। तो E अपन स्मॉल r, NN कैंसिल हो जाएगा तो E मतलब एक सेल का विद्युत वाहक बल और R मतलब उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मतलब इसको लिखा जा सकता है एक सेल में प्रवाहित धारा। तो दोनों स्थितियों में अगर हम देखें, दोनों केसेस को स्टडी करने के बाद जो निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहा है कि यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना में बहुत अधिक होगा तो निश्चित तौर पे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा एक सेल से प्रवाहित धारा के n गुनी हो जाएगी। जबकि अगर बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना में कम होगा तो सेल से प्रवाहित धारा एक सेल में प्रवाहित धारा के बराबर होगी। तो इस स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमको अधिकतम धारा चाहिए तो उस स्थिति में सेलों को इस प्रकार से हम संयोजित करेंगे कि बाह्य प्रतिरोध का जो मान हो वो सदैव उसके आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना में बहुत अधिक है, तो हमें श्रेणी क्रम संयोजन में अधिकतम धारा प्राप्त होगी।